इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। भारत में तालिबान के हमदर्दों को आज मशहूर एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने जबरदस्त फटकार लगाई है। नसीरुद्दीन शाह ने साफ साफ अल्फाज में कहा कि वहशी तालिबान की वापसी पर हिंदुस्तानी मुसलमान का जश्न मनाना खतरनाक है। भारतीय मुसलमानों को यह तय करना होगा कि उन्हें सुधार चाहिए या पिछली सदियों का वहशीपन। नसीरुद्दीन शाह ने इन लोगों को इस बात की याद भी दिलाई कि हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से अलग रहा है और उसकी यह पहचान बनाए रखने की जबरदस्त जरूरत है। आज हर भारतीय मुसलमान को नसीरुद्दीन शाह के इन बातों को जरूर सुनना चाहिए। देखिए उन्होंने अपने वीडियो में क्या कहा है। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है, इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से यह सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़दार, वैल्यूज। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और जैसा कि मिर्जा गालिब एक अरसा पहले फरमा गए हैं, मेरा रिश्ता अल्लाह मियां से बेहद बेतकल्लुफ है। मुझे सियासी मजहब की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है और खुदा वो वक्त न लाए कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी न सकें। नसीरुद्दीन शाह की ये बोल अपने आप में इसलिए बहुत मायने रखते हैं क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई मामलों पर धर्म के बीच में कुरीतियां आ जाती हैं, कुरीतियों को बदलने की आवश्यकता होती है। लेकिन यहां पर तो तालिबान के नाम पर जिस तरह से लोग तालियां बजा रहे हैं, सवाल खड़ा होने लगा है कि क्या वाकई में हिंदुस्तानी मुसलमान आज तालिबानी शासन को अपना मानने लगा है। इसी मुद्दे पर आज हम कर रहे हैं बड़ी बहस। बन रही हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं मुकाबला और आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो भारत में रहते हुए तालिबानी सोच और तालिबान की पैरोकारी कर रहे हैं। अब जरा समझिए कि भारत में तालिबान के वो हमदर्द कौन कौन लोग हैं जो तालिबान को ये सत्ता मिलने पर अपनी खुशी इजहार किए बिना नहीं चुक पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अब आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई देंगे, जैसे कि सज्जाद नुमानी साहब हैं, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हैं। मुनव्वर राना साहब हैं, इन्होंने भी अपनी बातों को बड़ी तल्लीनता से सामने रखा था। मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम है, इन्होंने अपनी बात सामने रखी थी। शफकुर रहमान वर्ग हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, इन्होंने अपनी बात सामने रखी थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कई मेंबरान हैं जिन्होंने अपनी बातों को सामने रखा था और अपनी खुशी छिपाई नहीं थी। मौलाना सज्जाद नुमानी हैं, ये भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हैं। इन्होंने भी कहा था कि बहुत ही अच्छा हुआ है कि तालिबान अब सत्ता में आ चुका है और तालिबान अब जमीन पर वो कार्रवाई करेगा जो आमतौर पर लोग नहीं देख सकते। ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनको आज नसीरुद्दीन शाह ने आईना दिखाया है। अपने वीडियो के जरिए नसीरुद्दीन शाह ने इनसे बस एक सवाल पूछा है कि क्या रूढ़िवाद और पिछड़ेपन को अपनाना बेहतर है या दरअसल आज आधुनिक सोच और भारतीय मुसलमान होना अपने आप में गर्व की बात है। इसी मुद्दे पर आज हम कर रहे हैं बड़ी बहस। हमारे साथ मौजूद रहेंगे प्रेम शुक्ला जी, तस्लीम रहमानी जी, मृत्युंजय तिवारी जी, अब्दुल मसूद अब्दुल आदिब जी और मुफ्ती मजी ज़ियाई साहब हमारे साथ रहेंगे। बने ये छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत वापस आते हैं और उसके साथ ही शुरू करेंगे मुकाबला। और आइए अब शुरू करते हैं मुकाबला। और आज हम बहस कर रहे हैं क्या तालिबान के समर्थकों को हिंदुस्तान में नसीरुद्दीन शाह की कई बातों से कुछ भी सबक नहीं लेना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, महमूद आदिब साहब जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तस्लीम रहमानी जी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ साथ मृत्युंजय तिवारी जी और मुफ्ती मंजूर ज़ियाई जी भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आज वीडियो हम दिखा रहे थे नसीरुद्दीन शाह का, उसके कुछ पंक्तियां मैं पढ़कर आपको बताता हूं। उन्होंने कहा है कि तालिबान का हुकूमत पाना अफगानिस्तान में पूरी दुनिया भर के लिए फिक्र का एक मसला है, लेकिन इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तान के मुसलमानों के एक तबके के उस वहशीपन की वापसी का जश्न मनाना जो आज इस बात को नहीं समझ पा रहे कि क्या हो रहा है। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में सुधार, आधुनिकता चाहिए या पिछली सदियों का वहशीपन। इसमें कुछ गलत आपको दिखाई देता है क्या प्रेम शुक्ला जी? मुझे तो नहीं दिखाई देता अजय जी। और स्वाभाविक तौर पर हर संप्रदाय, हर पंथ को
वैज्ञानिक और आधुनिक सोच के साथ युक्त होना पड़ेगा। और आपको पूर्वकालिक जो कबीलाई संस्कृति रही है या वहशी या हिंसा की संस्कृति रही है, उस संस्कृति से मुक्ति पाना यह हर मानव धर्म का जो है दायित्व है। तो मुझे लगता है कि नसीरुद्दीन शाह अगर ये बात कर रहे हैं तो इसमें कोई भी दोषपूर्ण उनका वक्तव्य नहीं है, इसमें कोई पंक्ति कोई शब्द कहीं से भी दोषपूर्ण नहीं है। बिल्कुल। अब यही सवाल मैं आदिब साहब अब आपसे पूछना चाहूँगा। महमूद साहब, ये बताइए कि अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार विरोध के स्वर बुलंद कर रहे हैं। कुछ लोगों ने लिखा है कि फिल्म में एक्टिंग करने वाले नसीरुद्दीन शाह को सिर्फ फिल्मों में एक्टिंग करनी चाहिए, जिन मसलों पर उनकी कोई जानकारी नहीं है उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए। वो खुद ही एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं है, वो कैसे इस्लाम के बारे में कुछ कह सकते हैं। इस तरह की तमाम बातें कही जा रही हैं। क्या ये अपने आप में जो निंदा की जा रही है, आज एक बहुत ऐसे स्वच्छंद बयान की जो नसीरुद्दीन शाह ने सामने रखी है, ये अपने आप में कहीं से भी सही बैठती है? इस तरह के एटीट्यूड के लिए हमारे पास सिर्फ एक एक्सप्रेशन है, वो शायद आप उसको अनपार्लियामेंट्री कहें, बेहूदगी। इससे अच्छा कोई हमारे पास लफ्ज नहीं है जिस तरह से लोग इस बयान के खिलाफ बोल रहे हैं। इसमें क्या बुराई है भाई? और ये कौन तय करेगा कौन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है और कौन नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम? ये इख्तियार किसने किसको दिया है भाई? किसके घर में कौन झांक रहा है? किसी को इख्तियार नहीं कि किसी को प्रैक्टिसिंग मुस्लिम पे है। कोई अगर रोज मस्जिद जाता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, तो बस वही प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। इस्लाम का सिर्फ कर्मकांड से ही मतलब नहीं है, इस्लाम का मेन ताल्लुक है ईमान से, व्यवहार से। उसको तो देखो। ये जो लोग कह रहे हैं इनको एतराज करने का बहाना चाहिए। मुसलमानों में साफ बात कह रहा हूं, वो कि मैं मुसलमान हूं, ये बात मैं कह सकता हूं। प्रेम शुक्ला जी कहेंगे तो कहेंगे कि तो सांप्रदायिक बात कर रहे हैं। मुसलमानों में एक तबका ऐसा है कि जो रूढ़िवाद का समर्थक है। आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, तालिबान की अगर निंदा भी हो रही तो उसमें इफ्स एंड बट्स हैं कि यहाँ ये मेंटेलिटी है, यहाँ भी तालिबानी स्वभाव है, उसको आप अनकंडीशनल कंडमनेशन होना चाहिए। कंडीशनल कंडमनेशन इज नो कंडमनेशन, बिल्कुल अनकंडीशनल होना चाहिए। ये वही लोग हैं जो चाहते नहीं है कि रूढ़िवाद से मुसलमान जो है, हिंदुस्तानी मुसलमान की हम बात कर रहे हैं, दुनिया भर के मुसलमानों से हमारे पास कोई राइट नहीं कि हम उस पर कोई तबसरा करें। हिंदुस्तानी मुसलमानों को रूढ़िवाद से निकलने नहीं देना चाहती। नसीर भाई ने जो बात कही है कि ये रूढ़िवाद से निकलना चाहते हैं कि नहीं निकलना चाहते हैं, इसको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। काश नसीर भाई ये बात कहते जब शाहबानो केस हुआ था, जब आरिफ मोहम्मद खान ने इस्तीफा दिया था, जब ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना था, तब उदारवाद की बात नहीं हो रही थी। आरिफ मोहम्मद खान को तो ढकेल दिया गया था कुएं में, उनको अपनी मिनिस्ट्री छोड़नी पड़ी थी। वो भी तो उदारवाद की बात थी। शुरुआत वहीं से हुई है, उसको हमने माना नहीं और उसके नतीजे आज आप देख रहे हैं कि रूढ़िवाद जो है वो सब। अब जितने लोगों को आप फोटो दिखा रहे हैं उनके बयानात कह तो रहे हैं कि तालिबान बुरे, मगर यहाँ भी होते हैं। ये क्या बात हुई भाई? जहां की बात हो तो वहीं की बात आप करिए ना। बिल्कुल। उससे क्या हमदर्दी है आपको? एक बात मैं आपको बता रहा हूँ साफ अंदर की बात, जो लोग खामोश हैं, जो तालिबान के लिए इफ्स एंड बट्स लगा रहे हैं, उनका टैसिट सपोर्ट है तालिबान से, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन हमें बड़ी खुशी है इस बात को देख के। 2 दिन पहले हमारा एक बयान आया, बहुत से चैनल ने उसको दिखाया, बहुत वायरल हुआ। उस पर जो कमेंट्स आए हैं, सबके फोटो आते हैं सोशल मीडिया में। नौजवान मुसलमानों ने हमारे बयान को अनकंडीशनली सपोर्ट किया है, और जो बूढ़े लोग हैं, जो शाहबानों वाली मेंटेलिटी रखते हैं, उन्होंने उसमें इफ्स एंड बट्स लगाया। आप ये नहीं देखते, आप वो नहीं देखते। अरे जब की बात हो रही है तब की बात करो ना भाई। कहाँ की बातें कहाँ तुम जोड़ रहे हो? जो हमारे लेकिन महमूद साहब, तस्लीम रहमानी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रहमानी साहब, नसीरुद्दीन शाह आप शामिल हो इस बहस में। नसीरुद्दीन शाह का वीडियो आपने देखा होगा, उन्होंने बहुत ही संजीदा बातें कही हैं, लेकिन इनके विरोध में भी लोग बहुत मुखर तरीके से सामने आ रहे हैं। और जो लोग आज तालिबान की सोच को, तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे को जायज ठहरा रहे, क्या उनकी इस सोच पर आज सवाल नहीं खड़े होने चाहिए? रहमानी साहब, नहीं, सोच पे सवाल तो सबसे पहले हमारी सरकार के खड़े होने चाहिए। अगर यही बात है, आप कह रहे हैं इफ एंड बट्स की बात न करें। मैं आज के तनाजुर में अफगानिस्तान को देखना चाहता हूं। अफगानिस्तान का मेरे देश के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं वो देखना चाहता हूं, मैं वो इवेलुएट करना चाहता हूं। मैं पॉलिटिकल इवेलुएशन चाहता हूं, मैं डिप्लोमेटिक इवेलुएशन चाहता हूं, मैं स्ट्रेटेजिक इवेलुएशन चाहता हूं, मैं रिलीजियस इवेलुएशन नहीं चाहता।
बिल्कुल नहीं चाहता। ना मुझे कोई बहुत खुशी है तालिबान के आने से, ना अफसोस है, लेकिन मुझे फिक्र है। फिक्र यह है कि न सिर्फ मेरा देश बल्कि पूरे रीजन के अंदर जो कुछ होने वाला है उसको लेके मेरे मन में शंकाएं हैं, बहुत सारे शुभात हैं, बहुत से खदशात हैं। वो जब तक एड्रेस नहीं हो जाते मैं फिक्रमंद रहूंगा। लेकिन मैं उसको रिलीजियस एंगल पर अगर देखूंगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपने हमारे देश में खास तौर पर धर्म का चश्मा लगा के अफगानिस्तान को देखा तो इस सदी का सबसे बड़ा ब्लंडर हम करेंगे। तो कैसे देखना चाहिए अफगानिस्तान? मैंने कहा स्ट्रेटेजिक, डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल। लेकिन जो लोग ये टिप्पणियां कर रहे हैं, जिन तमाम लोगों की तस्वीरें भी हमें अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये लोग स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल टिप्पणियां नहीं कर रहे हैं, ये धार्मिक टिप्पणियां हैं। गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर आप रहे हैं। इनके खिलाफ हैं ना? मैं साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं कि धार्मिक टिप्पणी जो भी करे बिल्कुल गलत कर रहा है, जज्बाती तौर पर होके कर रहा है, वक्ती तौर पर कर रहा है। कल इनको अपनी टिप्पणियों पे शर्मिंदगी हो सकती है, मैं साफ कह रहा हूं। इसलिए मैंने कहा कि जो भी देखे भारत के इंटरेस्ट में जो डिप्लोमेसी, जो पॉलिटिक्स, जो ट्रेड, जो इकोनॉमी है, उसको देखना होगा। रीजन का बाल्कनाइजेशन होने का खदशा है। लेकिन मैं चाहूंगा कि महमूद साहब आपसे एक सवाल पूछे। महमूद साहब, आप अभी कह रहे थे कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। रमानी साहब कई तरह के इसमें कॉनोटेशंस ला रहे हैं, आप सवाल पूछना चाहते हैं? जी, अब ये इफ्स एंड बट्स तो आप भी लगा रहे हैं। आपको इसमें जबान में हिचकिचाहट क्यों होती है कि साहब वो वैशी लोग हैं, वो वहां रहे? और ये जो आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार को तय करना चाहिए, सरकार बिल्कुल तय करेगी। इमरान खान को हम जानते हैं कि अतिवादी सोच विचार के आदमी हैं, लेकिन आज वो प्राइम मिनिस्टर, तो उनसे बात करनी पड़ेगी हमें। आज सोशल मीडिया पे जो कैंपेन चल रही है, सरकार का मजाक उड़ाया जा रहा है कि अभी तक तो कह रहे थे टीवी के एंकर के तालिबान बड़े बुरे हैं, लेकिन अब बात कर रहे हो, क्यों नहीं करेंगे? वो हमारा हमसाया है भाई, वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट, अगर वहां इलेक्टेड भी नहीं, अगर वहां गवर्नमेंट बन गई तो आपको बात करनी पड़ेगी। आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, उसका मजाक मत बनाइए। उनके असरात जो हम पर होंगे, तो ये सीधी सीधी बात कीजिए। देखिए वकील साहब, पहले लगाइए जो मुनव्वर यहाँ भी ये मेंटेलिटी है। सुनिए, यहाँ की मेंटेलिटी और यहाँ के हालात की बात अगर आप करते हैं तो यहाँ ऐसे हालात नहीं है कि लोग एयरपोर्ट पे घुस जाएं और पहियों में लटक लटक के अपनी जान दें। ऐसे हालात नहीं है हिंदुस्तान के। इसलिए देखिए मैंने इसीलिए कहा, वकील साहब आपकी बात मैंने समझ ली। मैं बहुत साफ इसीलिए कह रहा हूं कि जो हमारे स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट हैं, हमको उस इंटरेस्ट में और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो रीजनल इंटरेस्ट में इन चीजों को सोचना पड़ेगा। और सरकार देखेगी जी, सरकार के फैसले नहीं, सरकार नहीं, सवाल वही है सरकार का। हमको तो अच्छा लगा, हमने तो पहले दिन मुतालबा किया सरकार से कि आप इंगेज कीजिए तालिबान के साथ। पहले दिन मुतालबा किया, 15-16 अगस्त को हमने मुतालबा किया कि इंगेज कीजिए, और सरकार इंगेज किए हुए थी। सरकार पिछले साल जून में जो जहां दोहा गुफ्तगू शुरू हुई, वहां भी सरकार का डेलीगेशन गया। तमाम मीडिया में खबरें उसकी मौजूद है, भले ही उसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ। तेहरान में आते वक्त वहां पर भी उनकी मुलाकात हुई। रशिया में जब गए तब हमारे खुद मंत्री भी गए, और अब तो ये डिक्लेयर्ड हुई है। लेकिन देखिए रमानी साहब, यहाँ मुद्दा तालिबान के वहशीपन को हिंदुस्तान से जोड़ने का है, और ये सबसे बड़ा मुद्दा है। प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी। जी देखिए, जो रहमानी साहब कह रहे हैं, देखिए अफगानिस्तान के जो भी शासक होंगे उनके साथ रणनीतिक तौर पर हम अपने हितों की रक्षा के हिसाब से उनको हम एंगेज करेंगे। और जैसे अफगानिस्तान के बारे में जो कह रहे हैं तालिबान को एंगेज करना, तालिबान के शेर मोहम्मद अगर भारत के दूतावास में, दोहा स्थित दूतावास में भारतीय अधिकारियों से मिलना और भारत और भारतीय हितों के बारे में यदि भारत को आश्वस्त करना चाहते हैं तो उनका निबंध, उनका स्वागत था, इसलिए उनको स्वागत करके उनसे बातचीत की गई। वहां जो आज भारत समर्थक वहां मौजूद है, जो भारत के हित वहां पर स्थित है, उन सबकी रक्षा करना ये भारत का एक सरकार के रूप में दायित्व है। एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में हमने जो है उन्हीं अपनी चिंताओं को जो है, जब वहां पर शेख मोहम्मद साहब आए तो उनके समक्ष उन्होंने व्यक्त किया और उन्होंने आश्वस्त किया कि तालिबान जो है, जो अगर वहां सत्ता में बैठता है तो तालिबान भारत के विरुद्ध किसी प्रकार की आतंकी शक्तियों को वहां नहीं पालेगा। चूंकि अफगानिस्तान में 1980-90 के दशक में जिन शक्तियों को पाला गया, कालांतर में उनका निर्यात कश्मीर में किया गया और भारत को आतंकवाद निर्यात करने का सतत कार्य जो है वो अफगानिस्तान की धरती से हुआ। ऐसे में भारत की चिंता बहुत जायज है, और यदि तालिबान इस बारे में आश्वस्त करता है और वह भारतीय दूतावास में आकर आश्वस्त करता है, तो इस पर यहाँ के कट्टरपंथियों को आपत्ति क्यों हो जाती है?
यही सवाल सबसे बड़ा पैदा होता है। किसको आपत्ति है? हमने तो कट्टरपंथियों को आपत्ति इसलिए होती है ना, किसको आपत्ति नहीं है? ये बहुत सारे लोगों को आपत्ति है। आप क्या किसी तो मांग रहे थे को आपने नहीं पढ़ा क्या? हमारी तो डिमांड ये थी, लेकिन इसके साथ में ये सवाल है, आप अकेले व्यक्ति नहीं, आप अकेली डिमांड आप सारे कट्टरपंथियों के प्रतिनिधि नहीं है ना। अगर जहाज भर की अटल बिहारी वाजपेयी छोड़ने तो नाराज हो, और अगर उसका प्रोएक्टिव हो के वहां जो हिंदू और सिख फंसे हुए हैं उसके लिए भारत सरकार कोशिश कर रही है कि वो सब खैरियत से यहाँ पहुंच जाए, तो इस पे भी नाराज, किसी बने इनको करारी नहीं है। इनका काम है भाई ये नैरेटिव आखिर क्यों अच्छा चलिए रमानी साहब देखिए, आपने जो अहम सवाल ये है कि जिनके साथ हम इंगेज कर रहे हैं, हमें पसंद हो या ना हो, आइडियोलॉजिकली हमसे चाहे जितने डिफरेंट है वो, लेकिन वो सरकार में है और उनको वॉक ओवर दिया गया है। मैं कहता हूं कि केक वॉक दिया गया है तालिबान को, और अगर वो वहां आ गए और कल जुमे को सरकार बनाने वाले और हमको अपने इंटरेस्ट में उनको वहां पर सरकार जब बनेगी तो सरकार भारत सरकार तय करेगी कि राष्ट्रहित कहां पे। लेकिन देखिए रमानी साहब, मूल मुद्दा ये है कि जो आज जिस पॉइंट पर नसीरुद्दीन शाह ने अपने पूरे वीडियो को बनाया, उनका कहना यह है कि तालिबान की मानसिकता का समर्थन करने वाले वो लोग जो आज हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर अपनी बातों को मुखर आवाज दे रहे हैं, उनको यह तय करना है कि उनको आधुनिकता चाहिए, उनको अपने धार्मिक सोच और विचार में मॉडर्निटी चाहिए या दरअसल वहशीपन चाहिए। मुद्दा बहस का यह है और यह मैं चाहता हूं कि आप इस पर अपनी राय रखें स्पष्ट तौर से। नहीं, देखिए, तालिबान जिस वक्त वहां 19 में और 96 में था, हम उस वक्त उसके मुखालिफ थे और बड़ी तादाद भारत के लोगों की, मुसलमानों की उसकी मुखालिफ थी। अगर उसी रविश पे वो चलते हैं तो यकीनन उनकी मुखालिफत। यानी आपको शक है, आपको लगता है कि बदल गए? बिल्कुल शक है, बिल्कुल शक है। वो बदल गए, ये नया तालिबान है। मुझे ये नहीं मालूम कि बदले या नहीं बदले, मैं शक है। शक इस बुनियाद पर है, देखिए तालिबान 4 लाख की अफगान आर्मी सरेंडर कर रही है पूरे तौर पर। अशरफ गनी चुपचाप उठ के भागे चले जा रहे हैं। उधर तालिबान से बातचीत में अमेरिका, रूस और चीन जैसे लोग और पाकिस्तान जैसी ताकतें वहां बैठी उनके साथ टेबल पे गुफ्तगू कर रही हैं, और उस गुफ्तगू के बाद ये आ रहे हैं, तो यकीनन कोई डील है। जो आप उस सोच को बड़ी ताकतें आप मानते हैं कि तालिबान आधुनिक सोच का प्रतिबिंब करता है? तालिबान एक मॉडर्न सोच नहीं करता है, अभी तक नहीं करता है। कल क्या होगा मुझे नहीं मालूम, मैं उसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर तालिबान उस सोच के साथ चलता है जो 1990 की सोच थी, तो गलत सोच होगी। महमूद साहब प्लीज जवाब दें। महमूद साहब के लिए घातक होगी। इस डिस्कशन का मकसद इस वक्त न डिप्लोमेटिक टाइज को डिस्कस करना है या क्या नीति होनी, इसको नहीं। इस डिस्कशन का मकसद ये है, जो मेरी समझ में आया, जो आपका फॉर्मेट है, वो ये है कि तालिबान के राइज पर हिंदुस्तान में सोशल रिपरकशंस क्या होने वाले हैं। इसके लिए हिंदुस्तान में जो जमातें हैं, जो लीडरशिप है, उसको क्या इकदाम लेने चाहिए हैं कि इसके नेगेटिव इंपैक्ट नहीं हो, उनको ग्लोरीफाई नहीं किया जाए, बिल्कुल उनको आइडियलाइज नहीं किया जाए, उनको कंडेम किया जाए अनकंडीशनली। वो आ गए, उन्होंने सरकार बना ली, बात दूसरी है, मगर वो अगर बुरे हैं तो हैं, रहना है हमें उनके साथ पड़ोस में। बिल्कुल। हमारे साथ मसूद हाशमी साहब भी जुड़ चुके हैं। मसूद हाशमी जी, आप क्या मानते हैं, ये तमाम लोग जो आज एक तरह से तालिबान की हिमायत में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं हिंदुस्तान में, क्या वो नहीं जानते कि तालिबान क्या है, कौन सी चीज है, कौन सी बला का नाम है? देखिए, मेरा मानना यह है कि हमारा इंटरेस्ट ये रहना चाहिए, हमारा फोकस ये रहना चाहिए कि हिंदुस्तानी मुसलमानों की क्या ड्यूटीज हैं और हिंदुस्तानी मुसलमानों की क्या जिम्मेदारियां हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि तालिबान चाहे कितने अच्छे हो जाएं या कितने ही बुरे हो जाएं, हिंदुस्तान का मुसलमान ना उनके किसी अच्छे में उनका भागीदार है, ना किसी बुरे में उनका भागीदार है। हिंदुस्तान का मुसलमान का पॉइंट यह है कि हिंदुस्तान में हम किस तरह से सलामती के साथ, अमन के साथ और हिंदुस्तानियत के साथ जिंदा रह सकते हैं, वो हमारा फोकस है। कि तालिबान का हाइप क्रिएट करके यहाँ जो इतने न्यूज चैनल पे बात की जा रही है, मैं समझता हूँ कि थोड़ा जल्दबाजी है। हमें इंतजार करना चाहिए कि सरकार जब वहां बनती है तो हमारी सरकार का उनके साथ देखिए हाशमी साहब सवाल बड़ा सीधा सा है, क्या आप मानते हैं उन लोगों की आवाजों को सही जो ये कह रहे हैं कि भाई तालिबान वहां आए हैं, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा हुआ है अफगानिस्तान के साथ में? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं पूरे नाम गिना सकता हूं, ऐसे बहुत सारे लोगों की फहरिस्त है मेरे पास जो इस तरह के बयान दे रहे हैं। देखिए
देखिए, हर आदमी की अपनी जाती सोच होती है, उनका अपना जाती अमल होता है। हो सकता है कि मैं अपने पिता से जितना प्यार करता हूं, कोई दूसरा अपने पिता से उतना प्यार ना करता हो सकता है यही बात लोग अपनी देखिए, औलाद से प्यार करते हैं, तो लोगों की अपनी जाती सोच। महमूद साहब मुझे लगता है कि अब आपको इनसे पूछना पड़ेगा कि कहां पर है। महमूद साहब प्लीज। जी 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 देखिए, आप कह रहे हैं टीवी चैनल्स पे डिस्कशन हो रहा है, टीवी चैनल पे डिस्कशन हो क्यों रहा है? सोशल मीडिया देखिए जनाब, हाशमी साहब, भरा पड़ा है इफ्स एंड बट्स के साथ, मुस्कुरा मुस्कुरा के लोग लिख रहे हैं इस पे। ये सेलिब्रेशन हो रहा है, ये मानना पड़ेगा आपको, इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। झूठ बोलना छोड़ दें मुसलमान, तो उनकी बातें करना, डिप्लोमेटिक बातें करना छोड़ दें। टीवी स्टूडियो में कुछ मेरा असल सोशल मीडिया में सुनिए, अब आपकी सुन ली। अब आप की फोटो आप दिखा रहे हैं और मुनव्वर राना साहब की फोटो दिखा रहे हैं, वो लखनऊ वाले मौलाना नहीं मालूम कि आप हिंदुस्तानी मुसलमानों के बारे में क्या कितने लोगों ने उनके खिलाफ बयान दिया, आप बताइए कि आपका बयान अजय कुमार जी खामोश करिए ना। महमूद साहब जरा हाशमी जी का जवाब सुन लीजिए, इसके बाद मैं प्रेम शुक्ला जी के पास चल रहा हूं। एक सेकंड सर। जी हाशमी जी अपनी बात। देखिए महमूद साहब, मुझे नहीं मालूम कि हिंदुस्तानी मुसलमानों की सोशल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ के अपलिफ्टमेंट के लिए आपने क्या काम किया हिंदुस्तान में, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं डिप्लोमेसी की बात नहीं कर रहा, मैं एक बात ये बताना चाहता हूं कि अगर तालिबान अपने मुल्क में अपने लोगों के साथ अपनी शरिया, अपना कानून कोई अगर वो लगाना चाहते हैं, तो इसमें हमें कोई हताश होने की या निराश होने की या अपना सीना पीटने की जरूरत नहीं है। वो अपने मुल्क में क्या कर रहे हैं वो उनका काम है, उनकी जनता जानेगी और वो उनको जवाब दे देगी। यहां पर बैठ के हम ये कहें कि नहीं तालिबान गलत हैं या तालिबान को ऐसे, और ये तो बहुत बड़ी आज के दौर में जो अपने आप को लिबरल मुसलमान या लिबरल हिंदू या लिबरल क्रिश्चियंस कहते हैं, उन लोगों की बहुत बड़ी परेशानी है कि वो अपने मजहब को मानना नहीं चाहते। और अगर मजहब की बात करो तो कहते हैं ऑर्थोडॉक्सिज्म, कदामत पसंद और पता नहीं क्या बातें कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप रहना तो चाहते हैं मुसलमान, लेकिन एक अलग तरह का मुसलमान। जब आपसे बात करो कि इस्लाम के अंदर ये बात है, ये नहीं होना चाहिए, तो आप कहते हैं ये ऑर्थोडॉक्सिज्म है। तो इस्लाम और प्रेम शुक्ला जी को जरा मैं शामिल कर लूं। प्रेम शुक्ला जी एक नैरेटिव आपने अभी सुना। एक सेकंड महमूद साहब प्लीज, एक मिनट सर। प्रेम शुक्ला जी, मुझको ये बहुत रेलेवेंट चीज मुझे इनसे पूछनी है। आपने अभी फरमाया मसूद साहब अलग तरह के मुसलमान, कौन सी जगह है जो सर्टिफिकेट देती है कि मैं कौन सा मुसलमान हूं? जरा मुझे भी एक अच्छा सा सर्टिफिकेट आप दिलवा दीजिए। ये कौन तय करता है? तालिबान सिर्फ मुल्क में हुकूमत का नाम नहीं है पड़ोस में, तालिबान एक सोच का नाम है, जिसको अगर आप आज नहीं निप इन द बड करेंगे, कल मुसीबत पैदा होगी इस पूरे मुल्क के लिए। ये मिली जुली संस्कृति का मुल्क है। शाहबानो केस के बाद मुसलमानों को पहला मौका मिला है कि इस बात को तय करें कि क्या दिशा होगी। चलिए मैं यहाँ पे जरा प्रेम शुक्ला जी को शामिल करूं प्लीज। एक सेकंड आप सभी पैनलिस्ट से गुजारिश है प्लीज। प्रेम शुक्ला जी, आज अगर तालिबानी सोच पर नकेल न कसी गई तो यही तालिबानी सोच हिंदुस्तान के लिए विध्वंसकारी होगी। बेशक। प्रेम शुक्ला जी, देखिए इस तरह कट्टरपंथी सोच कोई भी हो, मजहबी कट्टरपंथी सोच हो या राजनीतिक कट्टरपंथी सोच हो, उसका दुष्परिणाम अंततः उस राष्ट्र को भुगतना पड़ता है। और जिस राष्ट्र के नागरिक कट्टरपंथी हो जाए, उस राष्ट्र को भी इस बात का जो है हमेशा से जो कष्ट झेलना पड़ता है। जो बात कही मसूद हाशमी जी ने, मसूद हाशमी जी कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में कुछ भी कर ले, हमको क्या लेना देना है। साहब देखिए, नॉर्थ कोरिया से हमको क्या लेना देना है, लेकिन वहां किम जोंग जिस तरह के शासन चलाते हैं, नॉर्थ कोरिया के साथ हम संबंध नहीं रखते हैं। नस्ल भेदी गतिविधियों के कारण साउथ अफ्रीका से लंबे समय तक लोगों ने संबंध नहीं रखा, क्योंकि नस्ल भेद का भारत पर तो कोई परिणाम नहीं पड़ रहा था। लेकिन चूंकि दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद था, तो भारत भी विश्व समुदाय के साथ खड़ा था और नस्ल भेद के कारण दक्षिण अफ्रीका का राजनीतिक बहिष्कार करता था। तो जो देश अपने यहां बैठकर मानवाधिकारों का हनन करता है, आधुनिक वैश्विक समुदाय उस मानवाधिकारों का हनन करने वाले देश के साथ अपने राजनीतिक संबंध नहीं। यदि तालिबान जो है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रारंभ ना करके वहां कोई अमानवीय कार्य करेगा, तो क्या वैश्विक समुदाय तालिबान के साथ खड़ा होगा? यह प्रश्न है। बिल्कुल हाशमी साहब आप जवाब दीजिए, फिर मैं रहमानी साहब के पास आ रहा हूँ। हाशमी साहब थोड़ा जवाब प्लीज। देखिए मैं यही कहना चाह रहा हूं, अभी शुक्ला जी ने नॉर्थ कोरिया का जिक्र किया, तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि नॉर्थ कोरिया के लिए हमारे हिंदुस्तान के अंदर कितनी डिबेट होती हैं?
लेकिन चूंकि नॉर्थ कोरिया के लोग मुसलमान नहीं है तो कोई मसला नहीं है, तालिबान मुसलमान है तो इस वजह से हिंदुस्तान के अंदर डिबेट हो रही है और हिंदुस्तान में इसलिए बहस हो रही है। अभी सिर्फ बात प्रेम शुक्ला जी और हाशमी जी के बीच में। जी प्लीज जी हाशमी जी। नॉर्थ कोरिया के बारे में भारत के टेलीविजन चैनल, भारत के समाचार पत्र अच्छा खासा अवकाश देते हैं। नहीं शुक्ला जी, मैंने कहीं नहीं देखा और आप भी इसकी मिसाल नहीं दे पाएंगे। और दूसरी जो आप बात कर रहे थे, मैं आपकी बात का बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपने बहुत अच्छी बात की, बैठ जाएंगे, इतनी जानकारियां हैं। शुक्ला जी, कोरिया से हमारा कोई लेन देन नहीं, ऐसा आपका मानना हो सकता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में जो वहां की तानाशाही है, न केवल भारत बल्कि विश्व समुदाय के तमाम टेलीविजन और समाचार पत्रों में पन्ने के पन्ने या जो है बहुत सारा जो है उस पर स्पेस टेलीविजन देता है नॉर्थ कोरिया को। बिल्कुल। साथ में मैं आपसे ये आपका मैं अभिनंदन करता हूं कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि जहां कट्टरपंथ शामिल हो जाता है वो देश बर्बाद हो जाता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता कि आप इसमें ये शब्द भी जोड़ देते कि जिस तरह भारत में आरएसएस ने कट्टरपंथी का दौर चलाया हुआ है, आरएसएस कट्टरपंथी है ही नहीं है, तो हम कैसे जोड़ देंगे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व्यक्तित्व निर्माण का कार्य करता है, समाज निर्माण का कार्य करता है। गलियों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहीं आतंकवादी नहीं पैदा किए, कोई सशस्त्र जो है आतंकवादी नहीं खड़े किए। कहीं से ये आपका झूठ है, आपके झूठे बयान पर कोई विश्वास नहीं, जो आपके झूठ पर कोई विश्वास नहीं करने जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो इस देश को राष्ट्रपति देता है, प्रधानमंत्री देता है, उपराष्ट्रपति देता है, प्रधानमंत्री देता है, मुख्यमंत्री देता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वैज्ञानिक देता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डॉक्टर देता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत अनंत सेवा कार्य हैं। उतना सेवा कार्य सारी इस्लामी तंजीम मिलकर भी नहीं बता सकती है। जितना सेवा कार्य, जितना सेवा भारती का कार्य है, जितना विद्या भारती का कार्य है, बड़ा पड़ा है ये बात। आप सेवा भारती, विद्या भारती, प्रेम शुक्ला जी इसी मुद्दे पर रहमानी साहब आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। विद्यार्थी परिषद, प्रेम शुक्ला जी आप जो है विस्तार से अध्ययन कर लीजिए। रहमानी साहब आपको इसी मुद्दे पर जवाब दे रहे हैं। रहमानी साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे थे और इस मुद्दे पर खास जवाब देना चाहते हैं। रहमानी साहब बोलिए। नहीं, मैं सबसे पहले संजय शुक्ला जी की बात का मैं इतराफ भी करता हूं और उन्होंने बहुत बिल्कुल माकूल बात कही है प्रेम शुक्ला जी के जितने भी कट्टरपंथ है, जिस अंदाज का भी है, इस्लामिक है या नॉन इस्लामिक है, जो भी है, धार्मिक है या राजनीतिक है, जो रेडिकलाइजेशन है आखिरकार वो उस कौम को, उस मुल्क को कमजोर करता है और उस मुल्क को पीछे की तरफ धकेलता है। तो वो कौन है कौन नहीं है इसमें जाने की जरूरत नहीं। एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है, वो आरएसएस है या नहीं है, वो मुसलमान है या नहीं है, वो उसमें जाने की जरूरत नहीं। उसूली बात यह है जो प्रेम शुक्ला जी ने कही। लेकिन मैं फिर अफगानिस्तान पे आता हूं। अफगानिस्तान का सीधा इंपैक्ट भारत के ऊपर है, इसके बावजूद भी कि वो हमारा इमीडिएट नेबर नहीं है, लेकिन करीबी पड़ोसी तो है। और अफगानिस्तान एक ऐसी जगह बन गया है, मुझे माफ कीजिए मैं एक सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, कि इस एशिया के इस रीजन में एक नया सीरिया बनने जा रहा है अफगानिस्तान के अंदर। और सीरिया का जो इंपैक्ट वहां के चारों तरफ के मुल्कों पे हुआ है वो यहां भी होगा। तो और सबसे बड़ा इंपैक्ट उसका देश के ऊपर, भारत के ऊपर होने जा रहा है। मैं बार बार कहता रहा हूं कि बाल्कनाइजेशन का प्रोसेस, चौथा डिसइंटीग्रेशन एशिया का अफगानिस्तान के थ्रू होने का खदशा है। और उस नुक्ते नजर से हमको भारत की सरकार को अपनी फॉरेन पॉलिसी तय करनी पड़ेगी। ये बच्चों की तरह खुश होने की बात भी नहीं है। एक छोटा जवाब प्रेम शुक्ला जी, उसके बाद मैं महमूद साहब के पास जा रहा हूं। छोड़ा प्रेम शुक्ला जी, छोड़ा जवाब दीजिएगा। महमूद साहब के पास जा रहा हूं। नहीं, मैं भी वही बात कर रहा हूं जो रहमानी जी कर रहे हैं, वही बात मैं भी कर रहा हूं कि आप किसी भी प्रकार से कट्टरपंथी शक्तियों के हाथ में, अमानवीय शक्तियों के हाथ में अफगानिस्तान को सौंपकर आप चैन की सांस नहीं ले सकते। चूंकि विस्तृत भारत, जो भारत का मूल भारत है, उस मूल भारत में अफगानिस्तान भी अंग है। भारतीय उपमहाद्वीप का अंग होने के कारण हमारे इमीडिएट और नेबर नहीं भी है। तभी अगर हम आप जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान को अपना पड़ोसी मानते हैं, अपना अंग मानते हैं, ऐसे में अफगानिस्तान वहां से हमारा पड़ोसी भी है। और पड़ोसी होने के नाते वहां जो गतिविधियां होंगी, उन गतिविधियों का परिणाम स्वाभाविक तौर पर हम पर पड़ेगा। इसलिए हमारी रणनीतिक नीति होगी उस संदर्भ में। बिल्कुल। अब महमूद साहब,
जरा आप ये बताइए कि अभी हाशमी जी कह जी 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 अभी हम जो मसूद साहब की बात सुन रहे थे जी, हमारा वो कि अनकंडीशनल क्रिटिसाइज करते ही नहीं, ये कह के कि यहाँ भी हो रहा है सब डाइल्यूट कर देते हो, काउंटर कर देते हो उसको, पूरी हमदर्दी झलकती है, वहां हो रहा है तो यहाँ भी हो रहा है, किस्सा खत्म, 2 2 4 हो गए, बराबर हो गया। दिस इज अ रॉन्ग एटीट्यूड। वो मसले और हैं, आज उस पर बहस नहीं हो रही है कि यहाँ क्या हो रहा है, ठेले वाले को मारा जा रहा है, चूड़ी वाले को मारा, तो उस पर बहस होगी, उस पर भी हम इसी तरह खुलकर बोलेंगे। आज बहस इस पर हो रही है कि तालिबान को हमको सपोर्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? 20 करोड़ हैं हम इस मुल्क में, अगर खरबूजा को देखकर रंग बदलने लगा, इसी खामोशी से, मुस्कुराहट से, आप मुसलमानों को अलग करके इसमें क्यों देखना चाहते हैं? वकील साहब, इसमें मेरा एतराज यही है, आप इसमें मुसलमानों को अलग मत कीजिए, आप 140 करोड़ भारत के लोगों की बात कीजिए। हमने कश्मीर को लेकर आज तक कश्मीरियों के साथ खड़े नहीं हुए। कश्मीर तो हमारा देश का हिस्सा है, मुसलमान इस भारत का हिस्सा है, कहीं किसी चलता रहा है, वहां भी अफगानी आते रहे हैं, दूसरे बयान नहीं आ रहे हैं, कितने भारत के मुसलमान आ गए। ये बिल्कुल गलत एटीट्यूड है कि आप भारत के मुसलमानों को 20 करोड़ को आइसोलेट करके अफगानिस्तान के देखें, यही वो मसला है। रहमानी साहब, मैं आपसे पूछता हूँ, आपका कोई बयान आया कि साहब इस वक्त नौमानी साहब को इस तरह का बयान नहीं देना? मेरा सबसे पहला बयान है, मेरा सबसे पहला बयान नहीं देना चाहिए। मैं आपको पहली मरतबा यहाँ देख रहा हूँ, आपने मुझे सुना नहीं अभी तक। मैंने हर चैनल पे 15 अगस्त के बाद से लगातार यही बात कह रहा हूं, जो आज भी कह रहा हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आप मजहब का चश्मा उतारिए। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं या जो भी हैं, आपको 140 करोड़ भारतीयों के मफाद के मुताबिक अफगानिस्तान की पॉलिसी को देखना होगा और फ्रेम करना होगा। भारत की सरकार करोड़ों के साथ मिलजुल के रहना सिखाइए। एक जुमला कह दूं, मैं भारत की पॉलिसी का मुखालिफ हूं, लेकिन अगर भारत की सरकार को आज मेरी जरूरत पड़ती है अफगानिस्तान के मामले में, मैं जाके खड़ा होने को तैयार हूं। बोलिए आप उससे क्या? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। चलिए, अब यही पे हाशमी साहब आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। मसूद साहब, जरा हाशमी जी की बात सुनते हैं, फिर आप जवाब देंगे। जी हाशमी जी। मैं ये जवाब देना चाहता हूं महमूद साहब को कि जिन लोगों ने भी इस तरह के बयान दिए, मैं इस चैनल पे या उनके साथ पैनल में नहीं था, उन्होंने नहीं देखा तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। हमने उन्हें बराबर कंडेम किया। जिन लोगों ने यहाँ पे, जिन मुसलमानों ने यहाँ पे बयान दिए, स्टेटमेंट दिए तालिबान के हक में, उनको भी हमने कंडेम किया। और हम शुरू से एक बात कह रहे हैं कि हमें इसमें ना खुश होने की जरूरत है और ना इसका खंडन करने की जरूरत है। ना हम खुश हुए और ना हम मजम्मत करेंगे। महमूद साहब, कान खोल के सुन लीजिए। आप जो हमारे देश के हिंदू भाइयों को डराना चाह रहे हैं कि ये 30 करोड़ मुसलमान खरबूजे को देख के खरबूजा, एक मिसाल दे दीजिए कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने किसी पड़ोस के मुसलमानों को देख के यहाँ रंग बदला हो। यहाँ पर जो कुछ होता रहा पाकिस्तान के अंदर, सीरिया के अंदर, यमन के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, इराक के अंदर, ईरान के अंदर, हिंदुस्तान के मुसलमान ने उसके ऊपर कोई नेगेटिव रिएक्ट नहीं किया। हाशमी साहब, मैं थोड़ा सा आपको दुरुस्त करना चाहूंगा। हाशमी साहब, मैं थोड़ा सा आपको दुरुस्त करना चाहूंगा। आपने राणा जी की बात सुनी होगी, उन्होंने कहा था कि एक तालिबान अफगानिस्तान में और एक तालिबान उत्तर प्रदेश में आजकल रह रहा है। उसके बाद आपने कई ऐसे लोगों की बातें सुनी हैं जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हैं। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उनके बयानों से अपने आप को अलग किया, लेकिन उन सब लोगों ने कहा कि तालिबान सन ऑफ सॉइल हैं, वो जो कर रहे हैं बड़ा अच्छा कर रहे हैं, वो खुदा के बंदे हैं। ये तो गलत बात है ना हाशमी साहब, प्लीज। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं। अब आज की डिबेट अगर दूसरे लोग नहीं सुन रहे होंगे तो वो कहेंगे कि आपने नहीं कहा। अरे भाई, हम बराबर कंडेम कर रहे हैं उन लोगों को जो यहाँ पर किसी को भी तालिबान या तालिबानी सोच का नाम दे रहे हैं। हम तो बराबर उन्हें कंडेम कर रहे हैं कि कुछ कहने की और इसमें कोई ज्यादा रिएक्ट करने की। तो हाशमी साहब, आप नसरुद्दीन शाह के साथ खड़े हैं ना? हमारा काम नहीं है। अच्छा चलिए, मैं आपसे बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूं। नसरुद्दीन शाह के वीडियो के साथ आप खड़े हैं, जो सेंटिमेंट उनका वो बिल्कुल सही है ना? देखिए, बिल्कुल भी जहां कहीं पर भी बर्बरियत होती है, जहां कहीं पे भी जुल्म होता है, जहां कहीं पे भी वहशीपन होता है, हम उसके खिलाफ खड़े हैं, उसकी मजम्मत में मजलूमों के साथ खड़े हैं और जिन पर जुल्म हो रहा है उनके साथ हम खड़े हैं। चलिए, तो मैं आपसे फिर ये पूछना चाहता हूं, जो मैंने अभी बहस की शुरुआत में कहा था, जब से ये वीडियो सामने आया है नसरुद्दीन शाह का, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम वहशीपन को चुनना चाहते हैं या मॉडर्निटी को, उसके बाद से लोग उनसे ये पूछने लगे कि आप पहले मुसलमान हैं कि नहीं, ये बताइए। आप प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं कि नहीं, ये बताइए। आपको इस्लामी क्षेत्र में कोई भी जानकारी या बयान देने का कोई इख्तियार नहीं है। आप एक्टिंग करते हैं, आप एक्टर हैं, एक्टर ही बने रहिए। ये क्या है? ये कौन सी मानसिकता है? आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए, बयानात देख लीजिए, प्रेस रिलीजेस देख लीजिए।
फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। जैसे नसीरुद्दीन शाह ने कोई बयान दिया, इस तरह मतलब दूसरे लोगों ने बयान दिया, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसके लिए उनको तैयार रहना चाहिए और कोई बात नहीं। ऐसे सवाल मसूद साहब, फ्रीडम ऑफ स्पीच है सर, तो वो सबको है ना, सिर्फ उन्हीं को थोड़ी है, वो सबको है। फिर सबको अपनी अपनी बात करेंगे, तो बुरा मत मानिएगा, बुरा मत माना कीजिए। फिर पुलिस पे कंप्लेंट ना किया कीजिए कि साहब ये तो हमारे मजहब को कह रहे हैं और ये तो हमारे समाज को कह रहे हैं, इनको जेल भेजिए। तो उनके लिए मदद करिए, उनको भी आजादी है, सबको आजादी है। मजहब को कोई कहेगा, अगर कोई हिंदू धर्म को भी कुछ कहेगा, अपनी बात खुद ही कह दी, किसी को कहने की जरूरत नहीं थी। और 3 बार आपने ये बात कही कि मैं खंडन भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं होगा, आपकी बात आप होगी, तो आप खंडन नहीं कर रहे यहाँ हलक में से। आपसे उनका एक पॉइंटेड सवाल था, आप नसीर को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते? आपने कहा दुनिया भर के मजलूमों का हम वो करते थे। पॉइंटेड सवाल, आप उनका सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते? ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है, मौला अली का इरशाद है। अगर नसीर भी कह रहे हैं, कोई शराबी भी अगर अच्छी बात कह रहा है, नसीर को नहीं कह रहा हूं मैं, अगर वो अच्छी बात कह रहा है तो हम उसका साथ देंगे, क्योंकि बात अच्छी कह रहा है। इससे क्या बता रहे हैं, पिक्चर में काम करते हैं, ये नहीं तो पिक्चर में काम करते हैं, बिल्कुल बेवकूफी की बात है। सच रहेगा, खोजी क्या क्या जी रहमान साहब, आपकी टिप्पणी। मैं ये कर रहा था कि हमारे यहाँ महमूद साहब सुनिए जरा, एक मिनट महमूद साहब, यहाँ जो एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ और इस वाक़े के बहुत पहले से, 15 अगस्त के पहले से, तालिबानी सोच एक लफ्ज, तो अगर तालिबानी सोच किसी फिनोमिना, किसी क्राइटेरिया का नाम है, तो फिर मैं उसमें कहूंगा कि उस तालिबानी इस लफ्ज का इस्तेमाल हर उस मजहब के आदमी, हर उस फिरके के आदमी, हर उस नजरिए के आदमी पर होना चाहिए जो इस किस्म की बर्बरियत और वहशत अपनाता हो। नहीं तो आपका इंडिकेशन किसके तरफ है रहमान साहब? किसी एक धर्म के लिए नहीं है। नहीं तो आप ये इंडिकेशन किसके लिए कह रहे हैं? क्योंकि हाशमी साहब ने अभी आरएसएस का नाम लिया, क्या आप भी वही बात कह रहे हैं? वो चाहे आरएसएस हो, वो चाहे ज़ायोनिज्म हो, वो चाहे इंपीरियलिज्म हो। प्रेम शुक्ला जी, आखिरी जवाब आपका, मेरे पास इतना ही वक्त है। प्रेम शुक्ला जी प्लीज। तालिबानी सोच का इस्तेमाल, तालिबान के साथ सपोर्टर नहीं है। एक सेकंड प्लीज, सिर्फ और सिर्फ प्रेम शुक्ला जी, सिर्फ और सिर्फ प्रेम शुक्ला जी, आप गाय की तुलना कर दें। सुन लीजिए जी प्लीज, प्रेम शुक्ला जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ तालिबान की तुलना उसी तरह से है जैसे गाय की तुलना आप भेड़िए से कर दें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व्यक्तित्व निर्माण, समाज निर्माण के कार्य में अनवरत लगा हुआ है। लगातार शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में, जो है मजदूरों के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम कर रहा है। लेकिन तालिबान के साथ वो कौन जोड़ते हैं? जो स्वयं तालिबानी सोच के लोग हैं, जो तालिबान की बुराई करने में डर लगता है। डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई कहे कि मैं 3 दिन में एक फौज खड़ी कर दूंगा, तो वो तालिबानी सोच है। अगर कोई मॉब लिंचिंग के मुस्लिम को बुला के गले में हार पहनाए तो तालिबानी सोच है। अगर वो कोई शख्स एंडोर्स करे, कम्युनल राइट बपा करे, वो तालिबानी सोच है। अगर कोई शख्स किसी के खाने पे पाबंदी लगाए, किसी के कपड़ा पहनने पे पाबंदी लगाए, वो भी तालिबानी सोच है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई किसी के इख्तियारात को अगर रोकने की कोशिश करे, वो भी तालिबानी सोच है। मुझे मेरा राइट टू फ्रीडम, मेरा राइट। इस बहस को हमें यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। मैं क्षमा चाहता हूं, हमारे पास इतना ही वक्त था। बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।